प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश का जीडीपी डेटा क्या फर्जी है और आईएमएफ के सी रेटिंग का सच क्या है? आईएमएफ ने हमारे देश को सी रेटिंग क्यों दिया? इस तरह के प्रश्न बहुत आए थे कल के वीडियो में, आप लोग ये सभी को जानना चाहते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएमएफ ने हाल में एक रिपोर्ट में भारत के डेटा ट्रांसपेरेंसी को सी रेटिंग दिया है। कई जगह मीडिया हेडलाइंस में इस आईएमएफ के सी रेटिंग को ऐसा दिखाया गया जैसे कि इंडिया का जो जीडीपी आया 8.2% Q2 का, वो नंबर बिल्कुल गलत है, फ्रॉड है। वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। आईएमएफ की ये जो रेटिंग है, सी रेटिंग, वो क्या बताती है, उसे पता क्या चलता है, इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सी का मतलब हो गया इंडिया इज फॉलोइंग, ठीक है। दूसरे देशों में किस तरह का रेटिंग है ना, उससे हमें रफ आइडिया मिलेगा कि इंडिया का रेटिंग कैसा है। कंपेयर करना पड़ेगा ना, स्टैंड अलोन तो कोई मतलब होता नहीं है। और इससे क्या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई बड़ा खतरा है और क्या इसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है? तो ये सभी कुछ आसान भाषा में समझेंगे। पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज भी मार्केट तो बिल्कुल ख़राब हालात है ना। तो देखिए, इसका फिलहाल जो तात्कालिक कारण है वो है कि जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से गिर रहा है ना। मतलब 90 के आसपास चला गया, अभी थोड़ा सा ही कम है। अगर आरबीआई इंटरवीन नहीं करेगा तो 90 भी क्रॉस कर लेगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है? रुपया इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रहा है? तो एक तो यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है ना, हो नहीं पा रहा है। देखिए, और उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो यूएस को हम एक्सपोर्ट करते थे ना, उसमें काफ़ी कमी आया है। तो जब आप यूएस को एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ से आपको डॉलर्स मिलेगा। तो यहाँ तो आपका एक्सपोर्ट यूएस को काफ़ी कम हो गया है पहले के मुकाबले, तो डॉलर भी वहाँ से आपको कम आ रहा है। तो हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है। करंट अकाउंट डिफिसिट उम्मीद है कि पहले से बहुत बढ़ जाएगा। पिछले साल करंट अकाउंट डिफिसिट अबाउट 0.6% ऑफ जीडीपी के आसपास था। इस साल लग रहा है ऐसा कि 1.3-1.4% के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, और प्लस एफआईआईज ना, इस साल भी देखें तो अबाउट 17 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास उन्होंने इक्विटी में बेचा है। तो इस सब के कारण रुपये पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसका एक नेगेटिव असर मार्केट्स पे भी पड़ रहा है। और भी दूसरे रीजंस भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पे ये बोलना कि ना आईएमएफ ने ये जो सो कॉल्ड सी रेटिंग दे दिया है, उसके कारण मार्केट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं लगता है। मोस्टली सबसे बड़ा कारण तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और दूसरे कारण से जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब समझ लेते हैं कि भाई आईएमएफ का रेटिंग है क्या, क्यों दिया गया, इसके नेगेटिव क्या असर हो सकते हैं। तो देखिए, आईएमएफ का जो रेटिंग होता है ना, वो 4 तरीके का होता है, ठीक है। ABCD, ठीक है। तो इस जो रेटिंग है उससे हमें पता क्या चलता है? उससे पता चलता है डेटा ट्रांसपेरेंसी, कि भाई जो भी डेटा शेयर किया जा रहा है किसी भी कंट्री के द्वारा, उसमें कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो आईएमएफ ये जो 4 कैटेगरीज है ना, उसको समझ लेते हैं पहले। तो ए का मतलब होता है कि एडवांस्ड और हाई क्वालिटी, ठीक है। डेटा बहुत तेज़ी से मिलता है, मतलब फ्रिक्वेंटली आपको डेटा दिया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है वहाँ पे, और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो डेटा दिया जाता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे आपको जो रेटिंग मिलेगा आईएमएफ का, वो ए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह का डेटा मिलता है। कौन कौन से कंट्रीज़ में, ऑफ कोर्स ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर बी का मतलब ये हुआ एडिक्वेट या फिर एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ भी अच्छे स्तर का डेटा है, समय पे मिलता है, लेकिन हाँ कुछ सुधार की गुंजाइश है। उसके बाद आ गया सी, जो कि इंडिया को मिला है। सी का मतलब हुआ नीड्स इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। डेटा ठीक है लेकिन ट्रांसपेरेंसी में कुछ कमी है, प्लस जो मेथड आपने यूज़ किया है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने में थोड़ा डिले होता है, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि वहाँ पे आईएमएफ का ये जो रेटिंग है वो सी ही होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ आप देखेंगे ज़्यादातर ए होगा, और उससे ज़्यादा हुआ तो बी होगा, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ज़्यादातर वहाँ पे सी आता है। वहाँ के लिए नॉर्मल है, कोई भी बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। डी का मतलब हुआ सीरियस इश्यूज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या तो डेटा मिल नहीं रहा है, या फिर जो डेटा आ रहा है बार बार बदला जा रहा है, तो वो भरोसे के लायक नहीं माना जाता है। डी सबसे खराब होता है, ठीक। सिंपल एक मैं फिर से आपको वन लाइनर में बता दूं
ए रेटिंग का मतलब हुआ कि बिल्कुल अच्छा डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी रेटिंग का मतलब है कि मोटे तौर पर अच्छा डेटा है, थोड़ा बहुत वहाँ पे कमी है लेकिन वो एक्सेप्टेबल है, चलेगा उतना। सी का मतलब है कि डेटा में कमी है और आईएमएफ की निगरानी में कुछ हद तक बाधा पहुंचता है क्योंकि पूरा डेटा सही से नहीं मिल रहा है। डी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे और जो आईएमएफ जो भी निगरानी करता है किसी भी इकोनॉमी को, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है डी रेटिंग में। आईएमएफ का ये रेटिंग 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। डेटा डिसिमिनेशन कैसा है, मेथड्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, टाइमलीनेस है कि नहीं, टाइम पे दिया जा रहा है कि नहीं, और ट्रांसपेरेंसी कैसा है। तो अब जान लेते हैं कि भाई आईएमएफ ने भारत को या फिर इंडिया को सी रेटिंग क्यों दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो माना जा रहा है वो है कि जो हमारा बेस ईयर है ना, जिससे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो आउटडेटेड है, बहुत पुराना ना। 2011-12 के आधार पे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इन्फ्लेशन वाला, वो कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर है 2011-12, बहुत पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आईएमएफ यही बोलेंगे बहुत पुराना है बेस ईयर, तुम उसको चेंज करो, और बात सही भी है। तो उतना मतलब आप इकोनॉमी बहुत चेंज कर चुका है ना, 11-12 से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अभी 25-26 चल रहा है, तो बहुत पूरा इकोनॉमिक जो डेटा है, डिटेल्स है, या इकोनॉमी का जो स्वरूप है, काफ़ी चेंजेस आया है। तो बेस ईयर बिल्कुल सही बात है, आईएमएफ यही बोल रहा है कि भाई बेस ईयर बहुत पुराना हो गया है, उसके आधार पे तुम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, डेटा सही से नहीं दे पा रहे हो, तो तुम इसको चेंज करो। और आइडियली 5 ईयर्स में एक बार बेस ईयर को जरूर चेंज करना चाहिए। आईएमएफ का दूसरा पॉइंट है कि भाई जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, 2 तरीके से करते हैं हम लोग, एक तो प्रोडक्शन मेथड होता है और एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो वहाँ पे उनको बोलना है कि भाई ये जो भी आप डेटा दे रहे हो ना, वहाँ पे भी दोनों का जब डेटा मैचअप करें तो वहाँ पे भी थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं। ये भी सही बात है भाई, इसको भी आप सही करो, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है आईएमएफ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है ना, वहाँ से जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो जिस तरह का होना चाहिए, क्वालिटी या फिर जो टाइमलीनेस होना चाहिए, समय पे जो कवरेज होता है, वो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त डब्ल्यूपीआई का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ना, डेटा को कैलकुलेट करते वक्त। डब्ल्यूपीआई का मतलब हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है इससे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखेंगे ना, तो वहाँ पर पीपीआई यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनका यही बोलेंगे भाई पीपीआई यूज़ करो, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स को, वो कहीं ज़्यादा अच्छा। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारा डेटा है ना सीजनली चेंज करता है थोड़े थोड़े समय पे ना, तो वहाँ भी सीजनली एडजस्टेड डेटा प्रोवाइड करो ना, डेटा में चेंजेस करो टाइमलीनेस के साथ, मतलब टाइम के साथ। अगर डेटा देने में डिले हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो डेटा को बहुत ज़्यादा सही नहीं माना जाएगा, समय के साथ डेटा चेंज होता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही होता है, डेटा बहुत सारा आता है और बहुत जल्दी आता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये बात बिल्कुल सही बात है कि डेटा के बारे में तो बिल्कुल कमेंट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं बोल दिया गया है ना कि ये जो जीडीपी डेटा है 8.2% वो बिल्कुल गलत है या पूरा का पूरा डेटा ही खराब है। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आईएमएफ की तरफ से नहीं आया। ठीक है, ये जो भी बोला गया है आईएमएफ की तरफ से उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडवाइजरी। ठीक है, एक एडवाइस दिया गया है कंट्री को कि भाई देखिए ये सब आपके शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसको अगर आप पूरा कर लोगे तो बहुत अच्छा आएगा, आपका जो डेटा आएगा वो बहुत अच्छे क्वालिटी का आएगा। देखिए अच्छा डेटा सिर्फ आईएमएफ के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो डेटा आता है ना उस पे ही बहुत सारा जो हमारा पॉलिसी डिसीजंस बनता है ना, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर डेटा का क्वालिटी अच्छा होगा तो हमारे देश के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। अब ये समझ लेते हैं कि सी रेटिंग सिर्फ इंडिया को दे दिया गया क्या, कि फिर दूसरों के पास भी है? ऐसा तो नहीं कि सबसे खराब है और सिर्फ हम ही को मिल गया। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ए और बी जो रेटिंग है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे यूएस बहुत सारा डेटा आता है लगातार, वीकली मंथली डेटा का डेटा, और बहुत अच्छे क्वालिटी का डेटा है। डेवलप्ड कंट्री है ना, सालों से ये सब पूरा सिस्टम बना हुआ है उनका। तो यूएस हो गया, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ है। यहाँ पे जो ए ग्रेड का डेटा आता है, ए रेटिंग वाला आईएमएफ का, और उसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हो गए ना, वहाँ पे मोस्टली आपको बी या सी मिलेगा। जैसे चाइना का डेटा देखिए वो सी है। ठीक है, उसी इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश सबका सी है। पाकिस्तान का तो डी या फिर सी माइनस रेटिंग होता है, सबसे नीचे वाला रेटिंग होता है, और इंडिया का ऑफकोर्स सी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि गुंजाइश तो है भाई सुधारने का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होता है ना,
क्योंकि अभी सिस्टम पूरा वहाँ बना नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह, ठीक है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, डेवलप्ड बनने की ओर अग्रसर हैं, कुछ डिकेड्स लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो डेटा में भी थोड़ा सा यहाँ इशू आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और यही इंडिया के साथ हो रहा है। देखिए पहले, लेकिन हाँ अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे ना 2010 का अगर डेटा देखेंगे तो उसे मोस्टली इंडिया का सी रेटिंग ही मिलता था, ठीक है, 2000 से 2010 के आसपास। उसके बाद हमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट लाया, तो 2011 से 16 का अगर देखेंगे ना तो सी से हम बी के तरफ इम्प्रूवमेंट हुआ था हमारा उस बीच में पीरियड में, क्योंकि हमने जीडीपी का न्यू बेस ईयर लाया था, उसके बाद एमसीए का डेटाबेस अपडेट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे सर्वेस को डिजिटाइज किया गया था, उसके कारण भी बहुत बेनिफिट मिला था। लेकिन फिर से 2017 से 24 का अगर देखेंगे ना तो फिर से सी हम वापस आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है ना उसका टाइमली डेटा रिलीज़ नहीं हो रहा है, कंजम्पशन सर्वे सही से पब्लिश नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर लेबर डेटा थोड़े पुराने हो जा रहे हैं, क्वार्टरली सर्वे जो है इरेगुलर आ रहा है। तो ये सब यही सब बोला जा रहा है कि भाई आईएमएफ का कहना है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है स्ट्रांग है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन डेटा ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। टाइमली डेटा दो आप, और डेटा जो कलेक्ट कर रहे हो या जो दे रहे हो उसका जो क्वालिटी है उसको और आप इम्प्रूव करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि भाई ऐसा नहीं है कि जीडीपी डेटा ही गलत है, आईएमएफ की तरफ से जीडीपी को गलत नहीं बोला गया, ठीक है, लेकिन हाँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बोला गया है, ये भी बताया गया कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ को डाउनग्रेड नहीं किया। कर सकता था ना कि नहीं भाई सब कुछ गलत है, जो ये डेटा आ रहा है 8.2% हम नहीं मानते हैं, हम तो बोलेंगे 5% का ही ग्रोथ है, 2% का ग्रोथ है, 3% का, तो इस तरह का दे सकता था आईएमएफ इस तरह का स्टेटमेंट। इस तरह का कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। आईएमएफ ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी है, और अभी भी वही बोल रहे हैं। आईएमएफ रिपोर्ट में ये कहीं नहीं कहा गया है कि जीडीपी का जो डेटा है वो गलत है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाओ और पब्लिकली अवेलेबल करो, ताकि सभी कोई उस डेटा को सही से स्टडी कर सके, ठीक है। उसके बाद भारत का जो जीडीपी है, किसी भी कंट्री का जीडीपी सिर्फ नंबर बोल देने से नहीं होगा ना। कोई भी सरकार, पाकिस्तान बोलेगा कि 20% से ग्रो कर रहे हैं, चाइना बोलेगा 20%, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत सारे डेटा आते हैं जिससे कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो बोला जा रहा है सही है कि नहीं। जैसे इंडिया, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, 50+ इंडिकेटर्स जिससे आप चेक कर सकते हो कि जीडीपी का जो नंबर बोला जा रहा है वो सही है कि ये गलत है। जैसे जीएसटी कलेक्शन, क्लियर ना कि भाई जीएसटी कलेक्शन क्या आपका हो रहा है, पहले के मुकाबले क्या हो रहा है। अगर घट रहा है तब तो प्रॉब्लम है, अगर मेंटेन कर पा रहे हो या बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, उससे तो पता चल रहा है कि आपका जीडीपी में इम्प्रूवमेंट है। डिजिटल पेमेंट्स का स्टेटस क्या है पहले के मुकाबले, मैन्युफैक्चरिंग पीआई कैसा चल रहा है, सर्विसेज का जो पीएमआई है वो कैसा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कैसा है, यूपीआई का वॉल्यूम क्या है ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स क्या हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो डेटा देखेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एक साल तो थोड़ा प्रॉब्लम था, नो डाउट, हम सभी कुछ जानते हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन उन सभी में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और आने वाले महीनों में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो सी रेटिंग है आईएमएफ, क्या क्या ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है? तो देखिए यहाँ पे ये बोलना कि इससे बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा चिंता का विषय तो बिल्कुल सही बात है। अगर बोला जा रहा है कि भाई डेटा की क्वालिटी को अगर तुम इम्प्रूव करो तो कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है। हमारे लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा कि जो भी डेटा का क्वालिटी है उसे हम इम्प्रूव करें। कि देखिए जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, लाइक ग्लोबल इन्वेस्टर्स, वो ये सब डेटा देखते हैं, तो अगर डेटा अच्छा होगा तो उनका जो कॉन्फिडेंस होगा इंडियन इकोनॉमी में और ज़्यादा बढ़ेगा। उसी तरह जो रेटिंग एजेंसीज हैं बाहर की ना, वो भी ये डेटा क्वालिटी चेक करती हैं। फिर जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़, जो मैंने आपको बताया ना, जो पॉलिसीज़ बनता है, अगर क्वालिटी अच्छा रहेगा डेटा का तो अच्छी तरह से पॉलिसीज़ बना पाएंगे और उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। और ट्रांसपेरेंसी से तो ऑफकोर्स क्रेडिबिलिटी बढ़ता है ना, तो वो बहुत ज़रूरी। नाउ जान लेते हैं कि भारत सरकार का आईएमएफ के जो सी रेटिंग के बारे में क्या बोलना है। तो देखिए उनका बोलना है कि जो कुछ भी मुद्दे उठाए गए हैं आईएमएफ के द्वारा, भारत सरकार उन सभी चीज़ों से या उन मुद्दों से अवगत है और कदम उठाया जा रहा है ताकि जो भी इश्यूज़ हैं उसको ठीक किया जाए। लाइक बेस ईयर का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत पुराना है, तो यहाँ पे सरकार बोल रहा है कि फरवरी 2026 में नया बेस ईयर बनाया जा रहा है ना, जिसमें जीडीपी और सीपीआई कैलकुलेशन के लिए, जो कि अपडेटेड होगा।
तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो अगर बेस ईयर को थोड़ा रिसेंट बना दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उससे रिजॉल्व हो। और बाकी के जो कुछ भी इश्यूज उठाए गए हैं आईएमएफ के द्वारा, उस पे भी काम किया जा रहा है और सरकार का बोलना है कि आने वाले महीनों में काफ़ी हद तक इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ये जो सी रेटिंग आया है उसको हम उम्मीद कर सकते हैं से सी से हम बी पे चले जाएंगे। ए पे जाने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट बी तक तो जाया जा सकता है। तो देखिए ओवरऑल ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि हमारा जो जीडीपी है, देखिए थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, टोटली अग्री ना, डेटा में तो इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये बोल देना कि जीडीपी बिल्कुल गलत है, हमारा जीडीपी है ही नहीं, सही नहीं होगा। कि बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, सिर्फ जीडीपी अकेला इंडिकेटर नहीं ना है, बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं कि इकनॉमी है वो पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट आया है और आने वाले महीनों में और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत कुछ किया गया है ना। अब जैसे जीएसटी कट है, ऑफकोर्स उसका तो फ़ायदा मिल रहा है ना, उसमें तो कोई नहीं बोल सकता उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इनकम टैक्स कट है, उसका फ़ायदा, इंटरेस्ट रेट कट का फ़ायदा, सीआरआर कट का फ़ायदा, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये बोल देना कि बिल्कुल गलत है, फ्रॉड है, फर्जी है, वो सही नहीं होगा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा अप डाउन माना जाएगा क्योंकि डेटा में थोड़े इश्यूज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।